हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के हम प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देख रहे थे। हमने 2020 से लेकर 2024 तक के पेपर का सॉल्यूशन कर लिया था। 2019 के पेपर में हमने 110 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उससे आगे का सॉल्यूशन करते हैं। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई मेंस एग्जाम, स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम और बाकी जो जेई के एग्जाम जैसे आरआरबी हो गया या बाकी स्टेट के एग्जाम सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जो इसकी पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, सिविल इंजीनियर्स डिस्कशन वाले पे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। द रेशो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन सोयल एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज। तो भाई वॉल्यूम चेंज का रेशो यानी V1 माइनस V2 एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाई VD और डिवाइड टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज रेशो। इसको हम क्या बोलेंगे? श्रिंकेज रेशो। बस वो लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, आपको पहचानना था ये किसका फॉर्मूला है। श्रिंकेज रेशो का एक और फॉर्मूला होता है गामा ड्राई डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। वो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ए मशीनरी इज फाउंडेड ऑन परवियस सैंड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 इज रिक्वायर अगेंस्ट बॉइलिंग। भाई आपने एक दीवार बना रहे हो परवियस सैंड के ऊपर, यानी कि सैंडी सोयल जिसके अंदर परमिएबिलिटी वाटर पास कर सकता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 4 चाहिए बॉइलिंग के अगेंस्ट। बॉइलिंग यानी कि जो क्विक सैंड कंडीशन होती है। पोरोसिटी दी हुई है आपको 45%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 2.65। मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी। मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो सकता है? तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लेंगे। भाई जहाँ पे बॉइलिंग हो सकती है तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? G-1/1 + E। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? G-1/1 + E। जी हमें पता है। ई यानी कि वॉइड रेशो वो हम निकाल लेंगे पोरोसिटी से। वॉइड रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? N/1 - N। हमने वॉइड रेशो निकाल लिया। फिर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके बराबर होती है? भाई जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है डिवाइड बाय जो एक्चुअल वाला है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो एक्चुअल में हम कितना प्रोवाइड करेंगे, भाई जो क्रिटिकल है डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यही होता है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी। भाई किसी बिल्डिंग के ऊपर 100 किलो का लोड आ सकता है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है, तो हम कितना लोड लगाएंगे? 100 डिवाइड बाय 4 यानी 25 का। तो वैसे एक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने निकाल लिया G-1/1 + E और हम कितना लगा सकते हैं? डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि 4 दे रखी थी, डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाले फॉर्मूले आपने नहीं देखे होंगे। अगला क्वेश्चन, बाकी अगर किसी ने कोचिंग वोचिंग ले रखी है भाई गेट की, यूपीएससी की, और ये वाले क्वेश्चन भी ट्राई करना चाहता है तो पीडीएफ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप अपना ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट एट ए रेडियल डिस्टेंस आर एंड एट ए डेप्थ Z विल बी डिटरमाइंड बाय बोजनिंग इन्फ्लुएंस फैक्टर एंड द वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर वुड बी ऑलमोस्ट सेम फॉर R/Z रेशो इक्वल टू। तो भाई हम वर्टिकल स्ट्रेस निकालते हैं ना सोयल में Z डेप्थ के ऊपर, तो जो हमने बोजनिंग फैक्टर से निकाल लेंगे और वेस्टरगार्ड से निकाल लेंगे, तो दोनों फॉर्मूले से हमारा आंसर सेम आएगा। तो R/Z रेशो कितना होएगा? तो R/Z रेशो जब 1.5 होएगा तो हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल लें हमारा आंसर सेम आएगा। तो इसे याद रखना, R/Z रेशो किसके बराबर? 1.5 के इक्वल होगा, तो दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, ए स्ट्रिप फुटिंग 2 मीटर इन विड्थ। स्ट्रिप फुटिंग है 2 मीटर जिसकी विड्थ है और 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस है, वो रेस्ट ऑन ए सैचुरेटेड क्लेई सोयल विद द गामा सैचुरेटेड 20 kN/m³। सैचुरेटेड क्लेई सोयल के ऊपर वो रेस्ट करती है। CU दे रखे है यानी कोहेजन है 40 kN, φU है 0 डिग्री, C डैश है 10 kN/m³। द नेचुरल वाटर टेबल इज एट 1 मीटर डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल। नेचुरल वाटर टेबल जो ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे, यानी हमारी जो फाउंडेशन है वो ग्राउंड वाटर लेवल से तो नीचे ही है। एज पर IS 6403/1981 अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस फाउंडेशन विल बी टेकिंग रेलिवेंट NCH 5.14। तो जो टरजाकी ने हमें फॉर्मूला बताया था अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, वो क्या था? CNC + QNQ + 0.5 B गामा N गामा। ये फॉर्मूला बताया था ना उसने टरजाकी ने। भाई स्ट्रिप फुटिंग हमने एज्यूम करी थी टरजाकी के हिसाब से, और स्ट्रिप फुटिंग के लिए हमें बताना है। तो स्ट्रिप फुटिंग में जो 1.3 वगैरह हम यूज करते हैं, ये वाली चीज़ें यूज नहीं होती, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज होता है स्ट्रिप फुटिंग के लिए। ये इन्होंने नेट अल्टीमेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए NQ-1 कर दिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो फाई है, फाई की वैल्यू 0 यानी कि जो एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है,
भाई वैसे भी क्लेई सोयल है तो क्लेई के लिए फाई की वैल्यू 0 होती है, और फाई की वैल्यू जब 0 होती है तो हमें पता है एन सी की वैल्यू होती है 5.14, एन क्यू की 1 और एन गामा की 0। और वैसे भी इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि एन सी की वैल्यू में 5.14 लेनी है। और जो ट्रजाकी ने हमें बताया था उसमें हम कितनी लेते हैं, 5.7 ले लेते हैं ना, बाकी जो स्कैम्पटन वाला था उस हिसाब से कर रहे हैं। तो एन सी की वैल्यू 5.14 ले लिया हमने इसमें। तो फॉर्मूले में पुट करना है, बाकी तो हमें सब पता ही है। जो एन गामा है, ये एन गामा ये हो जाएगा 0। ये एन क्यू की वैल्यू कितनी, एन क्यू की वैल्यू 1 के बराबर है, यहाँ -1 नहीं है, ठीक है। हमें अल्टीमेट निकालनी है, नेट अल्टीमेट नहीं निकालनी, तो -1 को बोल जाओ अभी। और क्यू की वैल्यू क्या होती है भाई, उसके बेस के ऊपर कितना लोड लग रहा है, तो कितना इफेक्टिव वो आएगा उसके ऊपर भाई, कितने उसका यूनिट वेट कितना है, यूनिट वेट है 20 किलो न्यूटन। और 1 मीटर तक तो है क्लेई सॉइल, और उसके बाद वाटर टेबल भी आ जाता है, क्योंकि 1 मीटर पे वाटर टेबल दिया हुआ। तो 1 मीटर के लिए तो हम लिखेंगे 1 × 20, और फिर जो 0.5 मीटर बच गया उसके लिए क्या लेंगे हम, गामा सबमर्ज की वैल्यू लेंगे, गामा सबमर्ज की, तो 20 - 10। बस इस फॉर्मूले में पुट करना था, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो स्ट्रिप फुटिंग ली थी तरजाकी ने, और उसके बाद जो बाकी सारे हम यूज करते हैं और डेरिवेशन वगैरह वो इसी से आगे ड्राइव करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेटलमेंट ड्यू टू सेकेंडरी कंप्रेशन इज प्रोडोमिनेंट इन। सेकेंडरी कंप्रेशन की वजह से जो सेटलमेंट होता है वो किस में ज़्यादा होता है, जो ऑर्गेनिक क्ले होती हैं और हाईली प्लास्टिक क्ले होती हैं उसके अंदर हमें सेकेंडरी कंप्रेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, ए राफ्ट फाउंडेशन 10 मीटर वाइड 12 मीटर लॉन्ग, तो 10 मीटर वाइड 12 मीटर लॉन्ग राफ्ट फाउंडेशन दे रखी है आपको। क्लेई सोयल में हम उसको बनाएंगे जिसकी सील स्ट्रेंथ है 12 किलो न्यूटन, यानी सी की वैल्यू आपको 12 दी हुई है। सोयल का यूनिट वेट 16 है। ग्राउंड सरफेस के ऊपर सरचार्ज है 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 1.2 कंसिडर कर रहे हैं, और जो एन सी की वैल्यू हो 5.7। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था भाई, तरजाकी ने तो एन सी की वैल्यू 5.7 दी थी, और जो स्कैम्पटन था उसने 5.14 दी थी। तो इसने मेंशन कर ही रखा कि 5.7 हम वैल्यू लेंगे। और जो एन गामा है वो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि भाई फाई की वैल्यू 0 है, क्लेई सोयल है। सेफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होगी, तो सेफ डेप्थ हम कैसे निकालेंगे भाई, ये आपकी सोयल है, यहाँ आपने कुछ फाउंडेशन बनाई है, ठीक है, 1 मीटर गहराई करके 2 मीटर में, मतलब डेप्थ ही बतानी हम कितने डेप्थ तक बना सकते हैं। तो यहाँ की जो सोयल है, पहले इसके ऊपर इस मिट्टी का वजन पड़ने लग रहा था, इस सोयल के ऊपर इस मिट्टी का वजन पड़ने लग रहा था, तो इस सोयल को कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना दोगे, तो उस स्ट्रक्चर का जो वजन होएगा और इस मिट्टी का वजन अगर वो बराबर होएगा तो कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जो डी डेप्थ के ऊपर सोयल है, डी डेप्थ के ऊपर जो ये सोयल है, इसकी जो भी बियरिंग कैपेसिटी होगी, जो भी हम फॉर्मूले से निकालते हैं, जो इसकी बियरिंग कैपेसिटी है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, जो इसके ऊपर इस मिट्टी का वजन पड़ने लग रहा है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई, रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए जो बियरिंग कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, 1 + 0.3 BL CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 B गामा N गामा। तो अब इसके अंदर जो है N गामा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये वाला टर्म तो गायब हो गया। कुछ इसके अंदर ओवर बर्डन पहले से लगने लग रहा था, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो NQ है उसकी वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू NC की वैल्यू 5.7 हमें क्वेश्चन में दे रखी है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कितना है, 1.2। भाई जो सोयल की स्ट्रेंथ है डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसके ऊपर वो किसके बराबर होना चाहिए, जो इस वाले डेप्थ के अंदर मिट्टी का वजन है, तो वो आप पुट करोगे, इक्वेट कर दोगे, तो डेप्थ आपकी आ जाएगी 5.49 मीटर। अगला क्वेश्चन, द स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ ए पाइल ड्रिवन इन सैंड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो कोई पाइल है, आपने सैंड के अंदर उसको ड्रीव किया है, तो उसकी कैपेसिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। उसका फॉर्मूला होता है ½ गामा L tan थीटा इंटू एरिया ऑफ स्किन। ये हमने कैसे निकाला भाई, एक तो उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, भाई कर्व सरफेस एरिया हो गया, और जो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर इसके ऊपर किसके बराबर लग रहा है, ½ भाई यहाँ पे 0 लग रहा होगा, यहाँ पे कितना लग रहा होगा, K सिग्मा वर्टिकल K, और ये सिग्मा वर्टिकल किसके बराबर होगा, गामा वेट इंटू जो इसकी लेंथ, जिस L लेंथ पे हम निकाल रहे हैं, ½ गामा L मल्टीप्लाई बाई जो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, tan थीटा से।
और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। तो स्किन फ्रिक्शन ये होता है किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, पायल का मटेरियल क्या है, लेकिन टोटल स्ट्रेस एनालिसिस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर स्टेबिलिटी नंबर का क्वेश्चन है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनेसेंस सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द फिजिबिलिटी एंड एस्टिमेशन ऑफ स्कीम फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी। तो जो रिनेसेंस सर्वे है वो कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा? तो रिनेसेंस सर्वे से हम क्या करते हैं भाई, ये पता लगाते हैं कि भाई फिजिबल है कि नहीं है, भाई हमारी रोड की अलाइनमेंट कहाँ से जाएगी। तो रिनेसेंस सर्वे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। रिनेसेंस सर्वे को हम किसके अंदर क्लासीफाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे के अंदर। अगला क्वेश्चन, ए सर्वे लाइन क्रॉस ए रिवर ए एंड सी बीइंग ऑन द रियर एंड डिस्टेंट बैंक रिस्पेक्टिवली। भाई कोई नदी है, ठीक है, तो ए और सी, बी ए सी ये कोई लाइन है, बी ए सी कोई लाइन है, जो ए वाला पॉइंट है वो इधर है नदी के किनारे पे और सी है दूसरे किनारे पे। आप किसी डी पॉइंट पे खड़े हो और ए पॉइंट 50 मीटर मेजर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम ए के परपेंडिकुलर 50 मीटर पे एक पॉइंट है जिसका नाम है डी, ठीक है। बियरिंग ऑफ सी एंड बी आर 320 एंड 230। सी और बी की बियरिंग आपको दी हुई है 320 और 230 डिग्री। ए बी का डिस्टेंस है 25 मीटर। इस रिवर की विड्थ कितनी होगी? बियरिंग पता है ना भाई, नॉर्थ डायरेक्शन से जो हम एंगल मेजर करते हैं उसको हम बियरिंग बोलते हैं। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ऐसे कुछ है भाई, आपकी एक रिवर है, ए बी ए सी एक लाइन है, ए पॉइंट से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 50 मीटर पे डी है। बियरिंग आपको बता रखी है ना क्वेश्चन में, तो इसको बियरिंग के हिसाब से एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। सी की बियरिंग है 320 डिग्री, तो भाई ये आपका वो नॉर्थ साउथ वाला है, तो सी आपका पॉइंट यहाँ कहीं होगा 320 डिग्री पे। और बी की बियरिंग है 230, 180, यहाँ 270, तो यहाँ कहीं बी होगा। ए पॉइंट कहाँ, ए पॉइंट कुछ यहाँ होगा, ठीक है। और ये हम बियरिंग डी पे खड़े होकर मेजर करने लग रहे हैं। तो भाई ये 230 है, ये 320 है, ये 230 है, ठीक है। मतलब ये कितना है 320 और ये कितना है 230। तो इनके बीच का जो एंगल बन गया ये कितने का बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। 320 माइनस 230 कितना होता है 90 डिग्री। ये हमारी कुछ लाइन है, ये हमारा कितना का एंगल बन गया, ये आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब नदी कुछ ऐसे जाने लग रही होगी, नदी के एक किनारे पे तो ए है और दूसरे किनारे पे सी है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। जो ये वाला डिस्टेंस है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस है 25 मीटर ए से बी तक का, और ये अपने को पता ही है भाई, जो अपने को एंगल कितना, ये 50 मीटर है, ठीक है। ये 50 मीटर दिया हुआ है ना डी पॉइंट, ये 50 है, ये 25 है। तो जो ये वाला एंगल बनेगा ये हम निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। पूरा किसके बराबर, पूरा एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल निकाल लिया हमने सबसे पहले, फिर ये वाला एंगल निकाल लेंगे। इस वाला एंगल को हमने चलो थीटा कह दिया। जैसे ये रिवर है, इसमें थीटा भी है और थीटा सी है, तो थीटा भी निकाल लेंगे हम कैसे, tan थीटा किसके बराबर होता है 25 डिवाइड बाई 50, जो नीचे वाले ट्रायंगल में देखेंगे। तो पहले थीटा भी निकाल लिया, फिर थीटा सी निकाल लेंगे भाई 90 माइनस थीटा बी करके, ये निकाल लिया 26, थीटा सी आ गया हमारा 63। फिर tan थीटा सी, जो ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें tan की प्रॉपर्टी यूज करके tan थीटा किसके बराबर होएगा, tan थीटा जो रिवर की ये विड्थ है डिवाइड बाई 50, तो रिवर की विड्थ आ गई हमारी 100 मीटर। अगला क्वेश्चन, इन प्लेन सर्वे वेयर ए ग्रेजुएटेड स्टाफ इज ऑब्जर्व आइदर विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और इनक्लाइन लाइन ऑफ साइट द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज टू। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होएगा, लाइन ऑफ साइट की हमारे जो स्टाफ की रीडिंग है उस पर क्या फर्क आएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या यूज करी, इसने प्लेन सर्वे लिख दिया। इसने क्या लिख दिया, प्लेन सर्वे। तो प्लेन सर्वे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर जियोडेटिक सर्वे होता, तो क्या होता, तो स्टाफ की रीडिंग हमारी कम हो जाती।
जियोडेटिक सर्वे में जो रे है वो इस तरफ बैंड हो जाती और हमारी रीडिंग कम हो जाती है, लेकिन प्लेन सर्वे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, ए साइडरियल डे इज द एवरेज टाइम टेकन बाय, तो इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगुलेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर ऑफ लेंथ एंड एजीमुथ सब्सिडरी बेस आर सेलेक्टेड एट सर्टेन स्टेशन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन फॉर एजीमुथ एंड लैंगिट्यूडनल आर ऑल्सो मेड, दीज स्टेशंस आर नोन एज, तो ऐसे स्टेशन जहाँ पे हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं एजीमुथ और लॉन्गिट्यूड के लिए उनको क्या बोलेंगे, लाप्लास स्टेशन। सिलेबस में नहीं है, बाकी वन लाइनर टाइप का, तो इस वजह से देख लिया। अगला क्वेश्चन, एक वर्टिकल फोटोग्राफ ली है 1200 मीटर की हाइट से, भाई मीन सी लेवल से 1200 मीटर की हाइट है, और जो ज़मीन है आपकी वो 80 मीटर की हाइट पे, तो ज़मीन से हाइट कितनी हो गई हमारी, ज़मीन से हाइट हो गई हमारी 1200 माइनस 80, और फोकल लेंथ कितनी है कैमरे की 15 सेंटीमीटर, तो स्केल कितना होगा, तो ये वाला क्वेश्चन 3-4 बार हम पहले भी कर चुके हैं। स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा डिवाइड बाय ज़मीन से कितनी हाइट है, ठीक है, ज़मीन से हाइट है 1200 माइनस 80, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, स्केल आपका कितना आ जाएगा 1:7467। अगला क्वेश्चन, एरियल फोटोग्राफ है, 150 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आपने कवर करना है, लॉन्गिट्यूडनल एंड साइड ओवरलैप आर 60 एंड 30%। ये ओवरलैप क्या होता है, ओवरलैप होता है भाई जो दो फोटो है ना, उन दो फोटो में कितना एरिया कॉमन रहेगा, जैसे इस डायग्राम में देखो आप, तो जो आप अगली फोटो लोगे ना तो 60% ये वाला एरिया दोनों फोटो में कॉमन रहेगा, ठीक है। स्केल है इसका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। इस फोटोग्राफ का साइज है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। हमें कितनी फोटोग्राफ लेनी पड़ेंगी, तो भाई हम ओवरलैप लिख लेंगे। जैसे ये फोटो हमारी 60% ओवरलैप है लेंथ के डायरेक्शन में, 30% है विड्थ के डायरेक्शन में, यानी जो अगली फोटो आएगी उसमें ये 60% एरिया कॉमन रहेगा। तो इस फोटो में कितना यूनिक एरिया है भाई, 8 सेंटीमीटर बचा। जो 20 सेंटीमीटर थी आपकी फोटो उसमें से 8 सेंटीमीटर बचा, और 20 सेंटीमीटर जो विड्थ था उसमें से 14 सेंटीमीटर बचा। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका 14 इंटू 8। अब स्केल हमें कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर हमारा 100 मीटर के बराबर है, तो 8 सेंटीमीटर हमारा 800 मीटर के बराबर, और 14 सेंटीमीटर वो 1400 मीटर के बराबर। तो एरिया हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 1.14 1.12 किलोमीटर। कितनी फोटोग्राफ लगेंगी भाई, 150 टोटल एरिया है, एक फ़ोटो में कितना एरिया आने लग रहा है 1.12 का, तो 134 फोटोग्राफ लगेंगी हमारी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो इट शुड बी टेंजेंट टू द स्ट्रेट अप्रोचेस एट द टू एंड। जो इसके एंड होते हैं वहाँ पे टेंजेंट होएगी, बिल्कुल सही बात है। इट मीट द कर्व सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, जो सर्कुलर कर्व है वहाँ पे टेंजेंशियली मैच करेगी, ये भी सही बात है। इट्स कर्वेचर विल नेसेसरीली बी नॉन जीरो एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेट अप्रोचेज। तो जो स्ट्रेट अप्रोच है यानी जहाँ से हमारे ट्रांजिशन कर्व शुरू होने लग रही है वहाँ पे जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई नॉन जीरो होगा, भाई वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। अगली स्टेटमेंट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर विल मैच द इंक्रीज ऑफ कैंट। भाई जो आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करोगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर वो दोनों आपस में मैच करने चाहिए, तो ये सही बात है। भाई जो कर्वेचर होता है वो नॉन जीरो होना कोई ज़रूरी नहीं है। भाई ट्रांजिशन कर्व शुरू हो गई तो तुरंत आप भाई आपको रेडियस कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप ट्रांजिशन कर्व को भाई स्ट्रेट रख के भी आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ए सर्कुलर कर्व है 80 मीटर की लॉन्ग कोड है, वर्साइन दे रखा है 4 मीटर। वर्साइन का फॉर्मूला क्या होता है, L² डिवाइड बाई 8R। वर्साइन का फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, L² डिवाइड बाई 8R। भाई रेलवे के अंदर पढ़ा हुआ ना वर्साइन का फॉर्मूला। हाइट एंड ऑर्डिनेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द मिड ऑर्डिनेट विल बी नियरली। ये वर्साइन क्या होता है, जैसे इस डायग्राम में देखो ओ नोट, जो ओ नोट है यानी कि बिल्कुल बीच पे जो दिखने लग रहा है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्साइन बोलते हैं। वर्साइन ऑफ कर्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L² डिवाइड बाई 8R। लॉन्ग कोड क्या होती है, T1 से T2 के बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है इसको हम लॉन्ग कोड बोलते हैं। और अपने को निकालना क्या है, ये OX निकालना है, यानी कि जो 4 मीटर 30 मीटर दूरी पे जो ऑर्डिनेट होएगा वो कितना होएगा। तो इतना डीप में नहीं जाना अपने को, बस आपको वर्साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, L² डिवाइड बाई 8R। और अगर ये कुछ निकालने को कहता तो आप निकाल लेते। अगला क्वेश्चन, ये भी रहने दो, ये भी सिलेबस में नहीं है। अगला देखते हैं, कोई मैप था वहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करी है, मैग्नेटिक बियरिंग थी 5 डिग्री 30 मिनट, ठीक है।
और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन उस टाइम कितना था 1 डिग्री ईस्ट। तो ट्रू बियरिंग कितनी हो जाएगी, ट्रू बियरिंग हो जाएगी 6 डिग्री 30 मिनट। भाई ईस्ट की तरफ था ना मैग्नेट, तो ट्रू वाली कितनी हो जाएगी 6 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, प्रेजेंट में डेक्लिनेशन कितनी है 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ। तो हमारी मैग्नेटिक बियरिंग कितनी होगी, तो भाई अब तो बिल्कुल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। कितना, ओरिजिनल था 6, अब हो गया 8 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, इस 8 डिग्री में से 6 को माइनस कर दो, 8 में से हमने 6 को माइनस करा तो हमारा कितना आया -2 आंसर आ जाएगा। और -2 का क्या मतलब है 358 डिग्री। कैसे है इस क्वेश्चन में, भाई मैग्नेटिक बियरिंग थी आपकी शुरू में 5 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, मैग्नेटिक थी 5 डिग्री 30 मिनट और आपका डेक्लिनेशन था 1 डिग्री ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है। मैग्नेटिक बियरिंग जो मैग्नेट वाली लाइन है वो इधर है और इस काले वाले लाइन से आपने मेजर करा तो आपका कितना था 5 डिग्री 30 मिनट। तो ओरिजिनल कितना हो गया, और ये आपको 1 डिग्री दे रखा है, तो ओरिजिनल हो गया आपका, ओरिजिनल कितना हो गया आपका, ओरिजिनल हो गया आपका 6 डिग्री 30 मिनट। अब फिलहाल में प्रेजेंट की बात करते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है 8 डिग्री 30 मिनट। ओरिजिनल आपकी लाइन ये है, ठीक है, और मैग्नेट वाली लाइन किधर गई, मैग्नेट वाली लाइन फिलहाल है ये मैग्नेटिक बियरिंग वाली लाइन हो गई, ये अब 8 डिग्री पे चली गई। अब इस वाली लाइन से मेजर करेंगे तो हमें तो घूम के ऐसे आना पड़ेगा ना, तो कितना आंसर आ जाएगा 358 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एन अनकन्फर्मिटी इज ए, अनकन्फर्मिटी किसको बोलते हैं, ए सरफेस ऑफ इरोजन और नॉन डिपॉजिट एज डिटेक्टेड इन ए सीक्वेंस ऑफ रॉक। तो रॉक के अंदर सरफेस ऑफ इरोजन या नॉन डिपॉजिट हम किसको बोलते हैं, अनकन्फर्मिटी को। अगला क्वेश्चन, 2 कार अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड एट 90 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, एक की 90 की स्पीड है, एक की 60 है। रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50%। तो इफेक्टिव फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 50% यानी कि 0.35। तो मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर हमें कितना चाहिए होगा, तो मिनिमम साइड डिस्टेंस हम कितना रखेंगे, भाई जो 90 वाली गाड़ी है उसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस जो 60 वाली गाड़ी है उसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसके बराबर रहेगा हमारा मिनिमम। भाई इनके बीच में इतना डिस्टेंस साइड डिस्टेंस रहे ताकि कोलिजन इनका ना हो। तो पहले गाड़ी का निकालेंगे VT प्लस V²/2GF, दूसरी का निकालेंगे VT प्लस V²/2GF। सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके इजीली निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी एक्स्ट्रा वाइडनिंग फॉर ए पेमेंट ऑफ 7 मीटर विड्थ ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर, रेडियस 200 मीटर, 7 मीटर विड्थ है पेमेंट की, यानी लेन कितनी हो गई 2 लेन हो गई भाई, 3.5 मीटर की 2 लेन हो गई। लॉन्गेस्ट व्हील ऑफ द व्हीकल इज 6.5 मीटर, जो व्हील बेस है वो 6.5 मीटर यानी L दे रखे 6.5, डिज़ाइन स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या रहेगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, NL²/2R प्लस V/9.5 √R। अब इसके अंदर क्या लेते हैं, वेलोसिटी हम किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, वेलोसिटी पता है, नंबर ऑफ लेन पता है, रेडियस पता है, फॉर्मूला इंपुट करोगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए व्हीकल मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर was stopped by applying the brake and length of the skid mark as 12.2 meter. If the average skid resistance of the pavement is 0.70 meter, the braking efficiency of vehicle will be nearly, भाई स्किड रेजिस्टेंस है पेमेंट का 0.70 और स्किड मार्क हमें कितना देखने को मिला 12.2 मीटर, 40 किलोमीटर की स्पीड से वो चलने लग रहा था। ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमें मिला उसका फॉर्मूला क्या होता है U²/2GL, उसका फॉर्मूला क्या होता है U²/2GL। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैंने ये फॉर्मूले याद कैसे करने वो आपको पहले बताया था। क्या फॉर्मूला होता है, V² - U² = 2AS, ये होता है ना। 9th में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई एक वेलोसिटी फाइनल तो वेलोसिटी इसकी 0 हो ही जानी है, जो फ्रिक्शन निकालना है तो जो A है A की जगह आपको रख देना μ/g, A की जगह μ/g रख देना। वे 3 फॉर्मूले जो आपने पढ़े थे 9th में। भाई डिस्टेंस किसके बराबर होता है VT प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, एक वो फॉर्मूला, एक होता है V = U + AT वो फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला V² - U² = 2A × S। तो तीनों फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की जगह आपको μ/g पुट कर देना है। तो आपका म्यू इस वाले फॉर्मूले में कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा आपका U²/2GS, वही फॉर्मूला है ना U²/2GS, यानी कि S हो गया डिस्टेंस
12 मीटर का स्किड मार्क है, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड में रख देंगे। फ्रिक्शन आपका कितना आ गया 0.51 और मैक्सिमम कितना था 0.7, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 74%। अगला क्वेश्चन, मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑटोमेटिक काउंटर कम क्लासीफायर यूज फॉर द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड दी। तो ऑटोमेटिक व्हीकल जो हम रिकॉर्ड के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या है भैया, उससे हम ये नहीं बता पाएंगे व्हीकल का टाइप क्या, भाई जीप है, गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी, हम ये तो बता देंगे भाई इतने व्हीकल पास हुई, ऑटोमेटिक जो व्हीकल रिकॉर्डर होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। तो स्पीड एंड डिले स्टडी में हम फ्लोटिंग कार मेथड यूज करते हैं, इंटरव्यू टेक्निक और लाइसेंस प्लेट, लेकिन व्हीकल नंबर मेथड हम यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट। इस वाले क्वेश्चन को रहने दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसको भी रहने दो, इसको देखते हैं 140 को। सेक्शन ऑफ टनल एडेप्टेड परफेक्टली इन लाई ऑफ ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इन दी हार्ड रॉक टनल वेयर द रिस्क ऑफ रूफ फेलियर कोज बाय द एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम वाटर और फ्रॉम द लूज और अनस्टेबल सोयल इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। भाई जो वो होती है हार्ड रॉक टनल में हम कौन से टाइप के टनल यूज कर सकते हैं, तो सेगमेंटल रूफ। ये वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस एक बार इसको देख लेना, जो हार्ड रॉक टनल होते हैं हार्ड रॉक वाले में कौन सी टनल हम यूज करेंगे, सेगमेंटल रूफ। कौन सी, सेगमेंटल रूफ। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट सोयल के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे टनलिंग का, तो निडल बीम मेथड। सॉफ्ट सोयल में निडल बीम मेथड और हार्ड सोयल में हमने कौन सी टनल देखी है, सेगमेंटल रूफ सेक्शन, सेगमेंटल रूफ सेक्शन। सॉफ्ट सोयल में टनलिंग का कौन सा मेथड है, निडल बीम मेथड, निडल बीम मेथड। अगला क्वेश्चन, इसको छोड़ दो आप। अगला क्वेश्चन, ये वाला भी हमारे सिलेबस में नहीं है, भाई टैक्सी में डिज़ाइन करना हमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग एयरक्राफ्ट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ कैलकुलेट करने में हम इनमें से कौन सी चीज़ को नहीं लेते, तो बेसिक वाले के अंदर हम नॉर्मल चीज़ें लेते हैं भाई, नॉर्मल लैंडिंग, नॉर्मल टेक ऑफ और इंजन फेलियर केस भी ले लेते हैं भाई, यानी इंजन फेलियर यानी कि मैक्सिमम लोड लग रहा है, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग वाला केस हम बेसिक रनवे लेंथ में नहीं लेते। एयरपोर्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एयरपोर्ट के अंदर जो टेम्परेचर वाली करेक्शन है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर में कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, तो वो कर लेना भाई। बेसिक रनवे लेंथ में हम क्या कंसिडर नहीं करते, इमरजेंसी लैंडिंग केस, और जो इसकी अलाइनमेंट होती है ना एयरपोर्ट वाली, वो देख लेना। बाकी तो जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आ ही जाएगा भाई, टेक ऑफ करते टाइम कितनी हाइट होनी चाहिए, लैंडिंग करते टाइम कितनी हाइट चाहिए। वे 2-3 क्वेश्चन और हैं, वे मैंने आपको सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के उसके अंदर करवा रखे हैं। तो 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंसिव सीमेंट इज यूज इन रिपेयर वर्क फॉर ओपनिंग अप जॉइंट। जो एक्सपेंसिव सीमेंट होती है वो हम रिपेयर वर्क में यूज करेंगे भाई, क्रैक वगैरह को फिल करने के लिए। कोई जॉइंट है या क्रैक वगैरह आ गई तो एक्सपेंसिव यानी फैलने वाली सीमेंट यूज करेंगे। आपने उसके अंदर फिल कर दी और भाई थोड़े टाइम बाद वो सीमेंट क्या होगी, फैल के उस जॉइंट को सील कर देगी। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव सीमेंट एक्सपेंड वाइल दी हार्डनिंग। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक हिंज आर डेवलप व्हेन द स्ट्रेस एट एवरी पॉइंट इज इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेस। जो प्लास्टिक हिंज होते हैं वो कहाँ पे डेवलप होंगे, जहाँ पे यील्ड स्ट्रेस लग रहा होगा, ठीक है। बाकी प्लास्टिक एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी स्टेटमेंट वाला इसलिए देख रहे हैं। प्लास्टिक हिंज कहाँ पे, जब यील्ड स्ट्रेस लग रहा होगा जिस पॉइंट पे। और प्लास्टिक हिंज कौन से सेक्शन पे फॉर्म होते हैं, जहाँ पे ग्रेटेस्ट कर्वेचर हो। आर फॉर्म एट सेक्शन सब्जेक्ट टू द ग्रेटेस्ट कर्वेचर। दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही दोनों। अगला क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ फिक्सिटी एट सपोर्ट इज लेस द मैक्सिमम मूविंग मोमेंट एट द एंड विल डिक्रीज। जो सपोर्ट है वहाँ पे डिग्री ऑफ फिक्सिटी अगर कम है तो बेंडिंग मूवमेंट वहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे एक तो फिक्स बीम है तो जो उसका फिक्स वाला सपोर्ट है वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा आएगा, और अगर वहाँ पे पिन वाला जॉइंट होता तो बेंडिंग मूवमेंट 0 आ जाता। अगर अच्छे से फिक्स नहीं करा तो बेंडिंग मूवमेंट हमारा कम हो जाएगा। सही बात है। डिग्री ऑफ फिक्सिटी एट सपोर्ट इज लेस द मैक्सिमम सैग मूवमेंट एट द मिड स्पैन डिक्रीज। तो मिड स्पैन पे थोड़ी ना कम होएगा, मिड स्पैन पे तो मैक्सिमम होता है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो एंड पे वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं होती, वो बेंडिंग मूवमेंट 0, लेकिन एंड के ऊपर तो ज़्यादा होता है। तो पहले सही दूसरी गलत। 148 क्वेश्चन, टॉर्जनल reinforcement is provided at corner in a two-way slab which is simply supported on both edge meeting at the corner।
जो 2 वे स्लैब होती है उसके ऊपर हमें टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, सही बात है। एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन ईच ऑफ द लेयर शैल बी 3/4 ऑफ एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम मिड स्पैन मूवमेंट। जो टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट हम कितनी प्रोवाइड करेंगे, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे 3/4 ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम मिड स्पैन मूवमेंट। जो मिड स्पैन पे मैक्सिमम मूवमेंट होएगा उसके लिए जो हम स्टील प्रोवाइड करेंगे उसकी 3/4। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन, इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद नॉर्मल कैन एक्सीड द एंगल ऑफ रिपोज। जो फेलियर आएगा तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस का इंक्लिनेशन नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ रिपोज को एक्सीड कर सकता है? जी नहीं, एंगल ऑफ रिपोज को एक्सीड नहीं करेगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जो भाई हमारी सोयल जब फेल होती है तो भाई ओरिजोनटल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिपोज होता है। द रेशो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर टू देयर सम कैन नॉट एक्सीड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। तो ये वाले स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, दूसरी सही है। एंगल ऑफ रिपोज यानी कि जो फाई कह देते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, एलम वर्क इन द स्लाइटली अल्कलाइन रेंज। एलम अल्कलाइन रेंज के अंदर हम इसको कर सकते हैं, यानी स्लाइटली बेसिक होना चाहिए, तो सही बात है। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि जो एलम होता है। एट हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज एंड फ्लोक सेटल बेटर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा विस्कोसिटी कम हो जाएगी और जो फ्लोक फॉर्म होते हैं वो आसानी से नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन दोनों आपस में एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा 2019 का जो पेपर का सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपने पुराने सोल्यूशन नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हो। और एसएससी जेईई के जो थोड़े डिफिकल्ट वाले और भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए भी जो प्लेलिस्ट है वो आप उस प्लेलिस्ट से उस वाले सोल्यूशन को भी देख लेना। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।